Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 8 local governments. So इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस कि हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट ने कैसे ग्रो किया है हमारे भारत में और लोकल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह से चलती आ रही हैं. सो अब हम देखेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या है और इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है. ये सब हम आगे वाले सेक्शंस में पढ़ेंगे. आज के लिए हम पढ़ेंगे ग्रोथ कि कैसे इवॉल्व हुई चीज़ें. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं और हम बात करते हैं सेल्फ गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट स्टैंड्स फॉर सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, ये इस तरह की बॉडीज़ हैं जो कि सेल्फ गवर्नमेंट करती हैं, विलेज कम्युनिटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, और ये जो चीज़ें थी वो पहले से भी काम कर रही थी. ये बात याद रखिएगा. सभा वगैरह होती थी हमारे यहाँ, विलेज असेंबलीज जिसको बोला जाता है. एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम विलेज बॉडीज ने पंचायत का शेप ले लिया. ओके, ठीक है. पंचायत यानी कि बेसिकली पंच होते थे. पंच स्टैंड्स फॉर 5 पीपल who are punch, who are the decision makers, assembly of 5 persons. और ये जो पंचायत थे वो विलेज लेवल के इश्यूज को रिजॉल्व किया करते थे. यही जो रोल और फंक्शंस है, इट केप्ट ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. इट केप्ट ऑफ यू कैन से इवॉल्विंग एट डिफरेंट टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम. बट बेसिक एम क्या था? बेसिक एम था डिसेंट्रलाइजेशन. देखिए, सेंट्रलाइजेशन वो होता है कि यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट सारा रोल प्ले करेगी, सारी चीज़ें गवर्न करेगी. डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. तो चाहे वो आज हो चाहे वो कल की बातें हो, तो जब बात की जाती है लोकल गवर्नमेंट की, द मेन पिलर इज डिसेंट्रलाइजेशन. द मेन एम इज डिसेंट्रलाइजेशन. ओके, तो मॉडर्न टाइम्स में हमारे जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, दे आर मोर और लेस यू कैन से दे आर मोस्टली इलेक्टेड बॉडीज़. लॉर्ड रिपन जो कि वॉइस राय थे इंडिया के एट द टाइम ऑफ लाइक 1882 के वक्त पे उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया और ऐसी बॉडी स्टार्ट की जिनको बोला करते थे लोकल बोर्ड्स. ठीक है, बट इस रिगार्ड में थोड़ा स्लो प्रोसेस हुआ. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गवर्नमेंट से बोला कि कोई लोकल बॉडीज़ के लिए इनको मोर इफेक्टिव बनाने के लिए और स्टेप्स लो. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो उसमें विलेज पंचायत इस्टेब्लिश की गई बहुत से प्रोविंसेस में. ये एक ट्रेंड कंटिन्यूड रहा 1935 तक. ठीक है, चीज़ें इवॉल्व होती गई. फिर फ्रीडम मूवमेंट के वक्त पे महात्मा गांधी जी ने स्ट्रांगली बोला था और स्ट्रांगली प्लीड किया था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का. उनका कहना था कि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको कुछ टू एंड सर्टेन एक्सटेंट पॉलिटिकल पावर्स भी मिलनी चाहिए और इकोनॉमिक पावर्स भी मिलनी चाहिए. और उनका ये था कि जो पंचायत हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, जो विलेज में पंचायत हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए. तो सारा डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो होते हैं उन पर जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल इन्वॉल्वमेंट है वो होना चाहिए. और उनका कहना था कि जितने भी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स होते हैं उनको सक्सेसफुल बनाना है तो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. तो फिर पंचायत देयरफॉर वर लुक्ड अपॉन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड बेसिकली पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो इंपॉर्टेंस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सो हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स थे दे वर मोर ऑन कंसर्न्ड अबाउट द इनॉमरस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. कि उनको लगता था कि जो गवर्नर जनरल है दिल्ली में बैठा हुआ है उसके पास बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है पावर का. डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो थोड़ी चीज़ें फ्लैक्सिबल होंगी. तो लीडर्स का इंडिपेंडेंस का मतलब था कि भाई हमें डिसेंट्रलाइजेशन करो, हमारे पास भी कुछ डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होनी चाहिए एट द लोकल लेवल. सो ये था मेन एम, मेन एजेंडा फॉर द नेशनल मूवमेंट ऑल्सो. इसी वजह से हमारे जो लीडर्स हैं उनका कहना था कि भाई हम अश्योरेंस देंगे कि लोकल गवर्नमेंट होंगी. पर बात क्या हुई? फिर हुआ पार्टीशन. और अगर हम देखा जाए इन एक्चुअल सेंस हमारा का कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई. रीजंस क्या थे अब इसके बारे में जानते हैं. भाई नेशनलिस्ट मूवमेंट में तो बड़ा कह रहे थे ब्रिटिशर्स से कि डिसेंट्रलाइजेशन करो, बट अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन क्यों नहीं किया? बिकॉज देयर वाज अ थ्रेट. पार्टीशन के बाद बहुत ज़्यादा टर्मोइल आया. हमारी जो यूनिटी है उसका इंक्लिनेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. लेकिन जैसे कि हम चाह रहे थे कि पार्टीशन में जो हुआ वो वापस ना हो, यानी कि ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये एक्सट्रीम लोकलिज्म का जो फीलिंग है वो ना लेकर आने लगे, तो हमारी जो यूनिटी है उस पर थ्रेट हो जाएगा.
है ना, और नेशन की इंटीग्रिटी कैसे बनी रहेगी, इंटीग्रेशन कैसे बना रहेगा. सो दीज वर द कंसर्न. सेकेंड कंसर्न वॉज कि हमारे जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, उनकी देयर वाज अ पावरफुल वॉइस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उनको लगता था कि जो कुछ फैक्शंस हैं और कास्ट रिडन नेचर है हमारी रूरल सोसाइटी का, वो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट का पर्पस है रूरल लेवल पे वो डिफीट कर देगा, और वो ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करेगा व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसी वजह से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को एडिकेट इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई. सो देखिए, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वॉज असाइन टू स्टेट्स. स्टेट्स को लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट असाइन कर दिया गया. ऑल्सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इनको मैंशन किया गया एज वन ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ये क्या था? नॉन जस्टिशिएबल था. इट वॉज नॉट जस्टिशिएबल. तब क्या हो गया? प्राइमरी एडवाइजरी नेचर हो गया इनका. सो हाउएवर टोटली थोड़ा जो इम्पोर्टेंस है लोगों के पार्टिसिपेशन का डेवलपमेंटल प्लानिंग में, देखो क्या है, अगर ये जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है, लोकल लेवल गवर्नमेंट में अगर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है तो वो डेवलपमेंटल प्लानिंग में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं. तो यूजुअली ये चीज़ डिनाई की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट बहुत से मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कि चाहते थे कि विलेज पंचायत को एज अ बेसिस बनाया जाए हमारी डेमोक्रेसी का. बट दे वर ऑल्सो कंसर्न विद द फैक्शनिज्म, एंड ऑल्सो जो भी हमारे विलेजेस में इल प्रेजेंट थे, सोशल एविल्स थे, उनसे भी वो दे वर वेल अवेयर ऑफ, राइट. सो दिस इज हाउ द इम्पोर्टेंस वॉज डिनाइड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोकल गवर्नमेंट्स फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में कैसे इवॉल्व हुए. तो सबसे मेजर थ्रस्ट मिला 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ. 73rd स्टैंड्स फॉर पंचायती राज एंड 74th फॉर द लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज बेसिकली. सो बट इसके पहले भी कुछ एफर्ट्स किए गए थे इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज़. वो ऑलरेडी लिए गए थे, जैसे कि फर्स्ट वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP बोला जाता है, 1952. ठीक है, इसको लेकर आया गया जिसमें ये क्या करते थे? प्रमोट करते थे लोगों का पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट में और बहुत सी एक्टिविटीज़ में. सो इन दिस बैकग्राउंड फिर उसके बाद 3-tier पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किया गया लोकल गवर्नमेंट में. ओके, कुछ स्टेट्स जैसे कि, बट ना हर एक स्टेट में अलग अलग सिस्टम चल रहा था. कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उन्होंने सिस्टम इवॉल्व किया था कि इलेक्ट करेंगे लोकल बॉडीज़ को 1960s में. बट कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने कुछ पावर्स नहीं देके रखे थे, फंक्शंस नहीं देके रखे थे लोकल डेवलपमेंट में, एंड दे वर मच ऑन डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस. सो ऐसी चीज़ें भी थी, और बहुत से स्टेट्स को लगता था कि लोकल बॉडीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. बहुत से केसेस में लोकल बॉडी डिसॉल्व हो गई थी और लोकल गवर्नमेंट वर हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी बेसिकली. और कुछ स्टेट ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस करवाए थे मोस्टली लोकल बॉडीज़ में, और कुछ स्टेट में जो लोकल बॉडीज़ हैं दे वर पोस्टपोन टू टाइम. तो इस तरह से हर एक स्टेट अपना अपना अलग ही सिस्टम डेवलप कर रहा था और इवॉल्व कर रहा था. आफ्टर 1987 फिर क्या हुआ? एक प्रॉपर रिव्यू हुआ फंक्शनिंग का कि लोकल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस को कैसे किया जाए, और इन लोकल गवर्नेंस की फंक्शनिंग और इनके जो इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट है वो कैसे किया जाए. फिर 1989 में PK थंगकॉन कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दोगे तब ये अच्छे से चल पाएंगी. उसके अलावा उन्होंने क्या और रिकमेंड किया था? उन्होंने किया था कि भाई अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना है तो अमेंडमेंट लाओ. ठीक है, अमेंडमेंट लाओ, इसमें बोलो कि आप पीरियोडिक इलेक्शंस करोगे, प्रॉपर इलेक्शंस होंगे लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, और उनको फंक्शंस दो. भाई कुछ फंक्शंस भी तो दो उनको करने के लिए, उनको फंड्स दो, ये बताओ कि कौन सा फंड कहाँ से आएगा. ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकमेंड करी. सो दिस इज़ हाउ द ग्रोथ ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट हैपेंड इन इंडिया और इवॉल्व हुई हमारे देश में. आगे सेशन में हम मेन चीज़ पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं. 73rd 74th में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया और कैसे ये प्रॉपरली इवॉल्व हुए, और आगे वाले सेशन में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है. सो फॉर नाउ इट इज़ दैट इज़ इट. And if you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. Also, you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से हेल्प नहीं मिलेगी. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए.
और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।